जाता है? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? यौगिक। ठीक, देखो पहले तत्व क्या उस दिन बताए थे कि तत्व कोई भी पदार्थ जो केवल और केवल एक ही चीज से बना हो, उसको और तरीके से नहीं तोड़ा जा सके। जैसे फेरस बताया था, ये कोई मैटर हो गया, इसके पार्टिकल जो हैं वो किसके बने हैं? फेरस से बने हैं, ठीक है, आयरन के बने हैं, फेरस से बने। अगर अब इसको तोड़ोगे तो इसमें सिर्फ क्या निकलेगा? आयरन ही निकलेगा, फेरस ही निकलेगा। तो इसी को ही क्या बोल देंगे? तत्व बोल देंगे। अब इन्हीं तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? यौगिक। याद रखो कि यौगिक का सूत्र होता है, जैसे H2O क्या है? एक यौगिक है। CO2 क्या है? यानी केमिस्ट्री में जितने भी सूत्र हैं सब क्या हैं? यौगिक है। केमिस्ट्री में जितने भी सूत्र आते हैं, चाहे CH3COOH, ये भी क्या है? यौगिक। यानी किसी न किसी रेशियो में ये मिला है। ठीक, तो वहीं यहाँ पे लिखा है दो या दो से अधिक तत्वों को, यानी ये देखो कार्बन क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व। इसको मिला दिया गया 1:2 के अनुपात में, तभी क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। जैसे पानी है ना, ये हो गया क्या? ये एलिमेंट हो गया, और ये क्या हो गया? ये भी गैस हो, ये भी एलिमेंट हो गया। इसको अगर हम लोग इसको 2 लेंगे, यानी H2O, यानी 2:1 के अनुपात में मिलाएंगे तभी पानी बनेगा। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि जो पानी का सूत्र होता है हमेशा H2O ही रहेगा, वो चाहे गढ़ा का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे कितना भी गंदा पानी हो, क्योंकि वो इसी रेशियो में मिला है तभी वो पानी कहलाएगा। हाँ, अन्यथा और दूसरा कुछ बन जाएगा। जैसे इसमें हम लोग ये दूसरा ले लिए, यानी H2 और O2 ले लिए, तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी इसका अनुपात जैसे बदला, कुछ दूसरा यौगिक बन गया, दूसरा कंपाउंड बन गया। यानी वहीं पे बोला है कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? यानी रेशियो कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा। यानी जितने भी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं वो सब जिसका भी सूत्र होता है वो क्या होता है? यौगिक होता है, कंपाउंड। जैसे हवा क्या है? हवा का कोई सूत्र होता है? नहीं होता, तो वो मिश्रण हो गया। जैसे शरबत का कोई सूत्र होता है? नहीं होता। चीनी का सूत्र हुआ और पानी का सूत्र हुआ H2O, उसको मिला दिए, अब शरबत बन गया। शरबत का कोई सूत्र होता है? नहीं, तो ये यौगिक नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही कि जो भी केमिस्ट्री में यौगिक है उसका कोई ना कोई सूत्र होगा। देखो यौगिक के बनाने के लिए, यौगिक जब बनाएगा कोई आदमी, तो उसमें तो या उष्मा लगेगी, या तो उष्मा रिड्यूस होगी, ठीक, या उसमें कंजक्शन होगी, मतलब या तो उष्मा का अवशोषण करेगी या तो उष्मा निकालेगा। जैसे आप ही सोचो कि यहाँ पे कोई चीज बन रहा है, जैसे CH3COOH बनाना है, सिरका बनाना, तो उसको हीट करोगे, या शराब बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो उसको हीट दोगे ना। तो वही कहने का मतलब है कि इसमें या तो इसमें क्या होगा कि उष्मा का अवशोषण होगा बनते समय, या उष्मा का उत्सर्जन होगा, दो चीज होगा। और एक चीज होता है कि यौगिक जो बनेगा, जो नेक्स्ट पदार्थ बने, जैसे यहाँ पे एलिमेंट हम यहाँ पे जैसे क्या कहते हैं कि ये ले लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मिला दिए और ऑक्सीजन के मिला दिए, तो कार्बन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी। जब ये दोनों प्रॉपर्टी वाले अलग मिले तो क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड वो दोनों से अलग गुण रखेगा, तो वही यहाँ पे लिखा है कि यौगिक का उसे बनाने वाले तत्वों से भिन्न होता है, जो भी गुण होता है। जैसे ये दोनों एलिमेंट इसको बना रहे हैं ना, किसको बना रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो ये दोनों तत्वों से क्या रहेगा? भिन्न रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि देखो जो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं किसके कंपाउंड हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, तो कौन है? कार्बन। कार्बन के 5 लाख से अधिक, यानी लगभग 5 लाख से अधिक कंपाउंड इसके उपस्थित है। इसीलिए मैं उस दिन बोला था कि हमारे आसपास जो भी होगा वो किसके कंपाउंड होंगे? कार्बन के। यानी सबसे ज्यादा हम किससे घिरे हुए हैं? सबसे पहला जो कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था लैब में, तो कौन सा था? यूरिया था। यूरिया सूत्र होता है CONH2CO NH2, चाहे इसको आगे बोल सकते हैं, कहीं पे CO बोलता है, NH2 फिर बोल देता है, या आप बोल सकते हो NH2CO NH2। इसको सर्वप्रथम 1828 में होलर ने बनाया था। किसने बनाया था? होलर। इसके बनने से एक चीज विखंडित हुई थी, बताओ क्या हुआ था? किसका सिद्धांत विखंडित हुआ था? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। बर्जीलियस का यह मानना था कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो उसे लैब में नहीं बनाया जा सकता, वो सिर्फ जीवों से ही मिलते हैं। जीवों में एक जैव शक्ति सिद्धांत होता है, इसीलिए उसका नाम दे दिया था जैव शक्ति सिद्धांत। ये जीवों से उत्पन्न किया जाता है। लेकिन होलर जो था उन्हीं का शिष्य था, और बाद में 1828 में इन्होंने क्या कहते हैं कि अमोनिया बनाकर उस सिद्धांत को क्या कर दिएगा? खंडित कर दिएगा, ठीक है ना। तो कंपाउंड अब हम लोग देखेंगे दो प्रकार का, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक रसायन, और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, यानी एक होता है इन अकार्बनिक रसायन।
कार्बनिक रसायन में क्या होता है कि ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसमें एक न एक तत्व तो कार्बन को होबे करेगा। ऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बन में यानी एक तत्व तो आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, कार्बन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो सी आया ना, कार्बन हो गया। जैसे CH4 तो सी आया ना, यदि कार्बन आया ना। जैसे NH2CONH2 तो इसमें कार्बन आया ना, ये यूरिया हुआ बहरहाल, ठीक है ना। CH3COOH तो इसमें यूरिया कार्बन आया ना। जिसमें भी कार्बन दिख जाएगा, कार्बन का एक तत्व, कहोगे एक से ज्यादा रहेगा तो हो सकता है भाई, देखो इसमें कार्बन के 6 एटम है, यानी एक से ज्यादा रहना चाहिए। यानी कम से कम आपको कितना तत्व दिख जाए, एक। तो वो कैसा, वो किस केमिस्ट्री में चला जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में यानी आपको इनऑर्गेनिक में क्या कहते हैं, कार्बन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन कहीं दिख रहा है, ये किस कंपाउंड में जाएगा, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन में। पानी यानी H2O में कार्बन दिख रहा है नहीं, तो कैसा है, अकार्बनिक। वहां पे छांटने को दे देगा, इसमें से कौन सा यौगिक अकार्बनिक है, तो छांट लेंगे, ठीक। जैसे HCl, अब कोई हाँ सर है तो नहीं, ये क्लोरीन है। ये क्या है, क्लोरीन, कार्बन नहीं है, क्या है, क्लोरीन है। ये क्लोरीन एक अपने आप में एक एलिमेंट है, तत्व है, ठीक। दूसरा H2SO4, इसमें भी कार्बन नहीं है। NaCl, ये भी क्लोरीन में है, ठीक है ना। तो NaCl को साधारण नमक कहते हैं, ठीक। आप बताओ सेंधा नमक का सूत्र क्या होता है, MgSO4, ठीक है। हाँ, सेंधा नमक होता है ना, जो व्रत होता है उसको खाया जाता है, उसी में खाते हैं, ठीक। ये आप लोग कंपाउंड समझ में आएगा। दूसरा है मिक्सचर, क्या है, मिक्सर किसे कहेंगे। अब यहाँ पे था कि एलिमेंटों को मिला दिया जाता है, सिर्फ हाँ एलिमेंट को मिलाया जाता है, इसमें भी एलिमेंट में मिला सकते हो, और वो जो यौगिक है कंपाउंड उसको भी मिला दो किसी भी अनुपात में। किसी यहाँ पे एक चीज जो मायने रखता है, वो किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बन जाता है। और वहां पे क्या होता है कि एक निश्चित अनुपात में, इसीलिए उसका क्या होता है, सूत्र होता है। इसका सूत्र नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसको एक निश्चित अनुपात में मिला बनता है और उसको किसी भी अनुपात में मिला देने पर बन जाएगा, तो इसीलिए उसका सूत्र बन जाता है, इसका सूत्र नहीं। जैसे हवा क्या है, एक मिक्सचर है, बहुत चीज का, सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत चीजों का मिश्रण है वो, ठीक। अब देखो मिश्रण का क्या गुण होता है कि गुण उसमें बना रहता है। मिश्रण का क्या होता है, हाँ उसमें गुण बना रहेगा। आप सोचो कि पानी लिए और बालू लिए, उसमें मिला दिए तो क्या हो गया, मिश्रण। पानी और बालू मिलाओगे तो मिश्रण होगा ना, मिक्सर हुआ ना। तो वो अलग की बात है, होमोजीनियस मिश्रण, हेटेरोजीनियस, समांगी मिश्रण, विसमांगी, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम। तो उसमें बालू का पार्टिकल दिखेगा, आराम से दिखेगा, उसका गुण रहेगा। जैसे पानी और उसको चीनी को मिला दिए तो उसको चीनी का गुण उसमें विद्यमान रहेगा नहीं रहेगा, और पानी का भी रहेगा। तो इसीलिए वो कहना चाहता है कि मिश्रण जो होता है, मिश्रण जिससे बना रहता है, जिस एलिमेंट या जिस कंपाउंड से बना रहता है, उसके गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। यानी बनने के बाद भी, मिक्सचर बनने के बाद भी गुण विद्यमान रहते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि आप सोचो कि पानी को चीनी में मिलाए और घोल दिए तो कुछ ऊर्जा निकली उसमें से, नहीं निकली। क्या आपने उसको गरमाया, नहीं। तो ये मतलब क्या होता है कि इसको मिक्सचर बनाने में ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और ना तो ऊष्मा क्या कहती है, हीट या ऊर्जा का अवशोषण होता है, दोनों नहीं होता है। जैसे हमने बताया कि जल एवं चीनी हो गया, पानी एवं नमक हो गया, बालू पानी हो गया, वायु क्या है, मिश्रण है, ठीक। बालू और नमक होगा, ये सभी क्या है, मिश्रण है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा है, होमोजीनियस मिश्रण और हेटेरोजीनियस मिश्रण, ठीक। ये लिख लियो इतना कि नहीं लिख लियो, ठीक। देखो होमोजीनियस मिश्रण किसे कहेंगे और हेटेरोजीनियस मिश्रण किसे कहेंगे। होमोजीनियस जो मिश्रण होता है यानी समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ का रहता है उसमें गुण जो रहता है समान रहता है, उसमें विद्यमान गुण चाहे उसको डेंसिटी रहे चाहे जो भी चीज रहे, सब क्या रहता है, समान रहता है, और उसमें वो डिजोल्व रहता है, घुल जाता है। और देखो होमोजीनियस मिश्रण को आसानी से आप नहीं पहचान सकते, आसानी से पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते, उसको चखना पड़ेगा। मान लो जैसे ये 3 बॉटल है, ठीक, 3, इसमें पानी रख दिया गया, इसमें पानी रख दिया गया, ठीक। इसमें भी क्या कहते हैं, कोई पेय पदार्थ रख दिया गया, ठीक, पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक। इसमें मिट्टी का तेल रख दिया गया, ठीक, और तीनों का कलर एक ही जैसा है, क्या हो नहीं सकता है, हो सकता है ना, ठीक। मान लीजिए तीनों का कलर एक ही जैसा है, यहां पर भी कोई पदार्थ रख दिया गया। अब आप कहोगे कि पहचानो भाई इसको, ठीक, देख के तो नहीं पहचान सकते, ठीक। अब इसको चखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यानी हम जो समांगी मिश्रण बता रहे हैं, कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण, ठीक। समांगी मिश्रण को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता, मेरी बात समझे ना। इसमें जब कोई जैसे पानी में नमक डाल दिए या चीनी डाल दिए तो उसका जो डिजॉल्व होगा अंतराणविक स्थान में क्या हो जाएगा, जाकर समांगी मिश्रण,
समांगी मिश्रण यानी ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक गुण का भाग यानी प्रत्येक भाग का गुण यानी उसमें क्या हो सकता है कि सांद्रण हो सकता है, घनत्व हो सकता है, अपवर्तनांक हो सकता है एवं पीएच। अगर आप बात करते हैं कि पीएच जानते हो ना, पी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच पैमाना किसके लिए यूज किया जाता है? अम्लीयता एवं क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए। पीएच पैमाने का जो आविष्कार किया था किसने? H.C. सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? H.C. सोरेनसन ने किया था। ठीक, पीएच पैमाने पर कितने अंक प्रदर्शित रहते हैं? 14 अंक। ठीक, हाँ, उदासीन कौन सा अंक प्रदर्शित करता है? 7। अभी जब अम्ल क्षार लवण पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा बताएंगे। तो यानी इसमें समझ में आया ना, होमोजीनियस मिक्सचर में, समांगी मिश्रण में। ठीक, इसे हमने बताया कि आसानी से पहचाना नहीं जा सकता कि भाई साहब इसमें कौन सा मिला है, कैसे मिला। जैसे नमक और पानी के घोल में और चीनी और पानी के घोल में दोनों आपको गिलास दे दिया गया। अब बताओ भाई कि बताइए इसमें किसमें नमक मिला है और किसमें पानी चीनी मिला है, तो पहचाना जा सकता है। कहो इसको हम पहले चीखेंगे, या ऐसे किया जाए कि एक में नमक पानी दिया जाए, एक में चीनी पानी दिया, एक में वोडका पानी दिया जाए। तो भाई साहब चीखोगे और सर ये लास्ट वाला बड़ा अच्छा है, फिर से लाओ ना, ये होता है। तो वोडका एक पेय पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ नहीं होता जी। अब इतना क्या होता है समझे ना, जैसे पानी और चीनी, पानी और नमक, पानी और शराब और हवा, ये सब कैसे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। हमने बताया कि समांगी मिश्रण ही आपका विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, विलयन कहलाता है। देखो C2H5OH ये किसका सूत्र है? एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल को अंग्रेजी वाली शराब कहते हैं। कौन सी वाली? अंग्रेजी शराब। ठीक, अब देखो अंग्रेजी शराब ये थोड़ा सा क्या होता है कि कम चढ़ती है, और ये सब जानबे कर, तो ये अंग्रेजी अब हाँ खतरनाक भी नहीं होती है। देखो शराब तो शराब है भाई, वो शराब जो पीता है वो अपना समझता होगा। देखो ये में CH3OH है, वो ले आते हैं नहीं कि मेथेट प्रोब्यूट, इस पे आते हैं 10%। अब आएगा बताएंगे नमक लेक्चर में। देखो इसको बोलेंगे मेथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? मेथिल अल्कोहल। स्पिरिट जानते हो ना, स्पिरिट गांव में तो उसको पीता है। अब तो कहाँ बंद हो गया ना, उसमें कुछ मिलाने लगा है जो नीला करने के लिए उसको मिला देता है ना, उसमें धुलते हैं। धुलते नहीं है? अरे घाव को धुलता नहीं आदमी। अरे स्पिरिट देखिए नहीं, जो लग उग जाता है तो उसको अजीब आदमी हो। ठीक, इसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देसी वाली शराब कहते हैं। ये वाली को ये बहुत भयंकर चढ़ती है। हाँ, ये देसी शराब हो गया। देखो विलियन ही का है समांगी मिश्रण। विलियन देखो एक है हेक्टोजीनियस, ऐसा मिश्रण जिसमें कुछ ना पाया जाए। जैसे इसमें समान था ना, इसमें समान नहीं रहेगा। ठीक, जैसे अभी पानी को क्या कहते हैं को घोल दोगे नमक में, या नमक को पानी में घोल दोगे तो उसका जाके मिल जाएगा, उसी में सॉल्युबल हो जाएगा। अब प्रत्येक क्या कहते हैं कि गुड़ जो रहेगा वो समान हो जाएगा। लेकिन पानी को जैसे बालू में घोल दिए तो उसका गुड़, दोनों का गुड़ मिलेगा, ऊपर तैरता रहेगा, नीचे अपना रहेगा, तो ऐसा होगा। यानी पानी और तेल को अगर घोलोगे तो इन दोनों को गुड़ मैच नहीं करेगा, यानी सॉल्युबल नहीं होगा। तो भाई जैसे बारूद भी कैसा है? विषमांगी है। कैसा है? विषमांगी। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकन ने किया था। किसने? रोजन बेकन ने किया था। अब हम लोग देखेंगे अगर हम लोग मिला दिए दोनों को, यानी मिश्रण बना दिए, यानी कंपाउंड का मिश्रण बना दिए, उसको अलग कैसे करेंगे? तो दो विधि होती है। अभी तो कक्षा 9 में या कक्षा 8 में आप लोग पढ़ोगे, एक चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है, याद है ना? उसमें लगा के डालता था आदमी, हाँ पट्टा वाला। तो वो सब यहाँ पर नहीं देखे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी इसका क्या करेंगे? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। इवापोरेशन होता है कि वाष्पीकरण विधि द्वारा। इससे कौन कौन दूर किया जाएगा? मान लो पानी में नमक मिल गया है तो क्या करेंगे? गरमा के निकाल देंगे पानी, अब बच जाएगा नमक। इसी विधि द्वारा नमक का निर्माण होता है। किस विधि द्वारा? वाष्पीकरण विधि द्वारा। जो समुद्र के किनारे होते हैं, देखा करो तो समुद्र कैसे बना लेते हैं ना, अब उसमें पानी जब आता है फिर रुक जाता है, तो ये सब जानते हो तुम लोग। नहीं भी आता ना तो वो लोग अपना ये लगा करके। अच्छा ये बताओ कि जो वहां पे पानी क्या कहते हैं कि पानी इतना है, वहां के लोग जो यूज करते हैं पानी, समुद्री पानी यूज करते होंगे। समुद्री पानी यूज करने में बड़ी भयंकर मृत्यु होती है। समुद्री पानी नहीं यूज किया जाता, नमकीनी पानी नहीं यूज किया जाता, यानी वो पीने लायक होबे नहीं करता। नहीं मालदीव का ही बाहर से पानी मंगाता है इतना जी, बाहर से तो चाइना आ गया है बीच में। इतना से समझ में जो वहां से जो क्या कहते हैं कि चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पे जो रेलगाड़ी जाती है ना, पूरी लकड़ी की रेलगाड़ी रहती है। किसकी रहती है? इसको ढोने के लिए रेलगाड़ी जाएगी ना, जहाँ पे नमक रहेगा, नमक के किनारे बंदरगाह के वहां पे जाएगा। तो यहाँ से समुद्र के किनारे जहां पर रहता है, समुद्र की खेती की जाती है, वहां पे रेलवे जाएगी तो लकड़ी कैसे रहती है? लकड़ी के। क्यों लकड़ी के बनाया जाता है भाई? इतना ना लोग इसमें होता है NaCl को जंग से खा डालेगा, इस बहुत भयंकर जंग लगेगा। यानी फेरस में बहुत तेज क्या कहते हैं कि नमक साथ जंग लगेगा, वो बहुत जल्दी खराब होगी। तो नमक का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? वाष्पीकरण विधि द्वारा। अब देखो
फिल्ट्रेशन एक विधि होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि निस्यंदन, इसमें किस प्रकार को अलग किया जाए, जैसे बालू पानी मिल गया तो फिल्ट्रेशन द्वारा छान को छानना ही फिल्ट्रेशन कह देते हैं। जो ये अपना टंकियों के लगा होगा ना, तो टंकी में फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है सब। या नल लगवाते समय कंक्रीट डालते हैं ना बीच बगल बगल, देखो ना, तो उसी के लिए डाला जाता है कि पानी जो बालू आवे वो कंक्रीट को छान के शुद्ध पानी हमको भेजिए, ठीक है। तो वही निस्यंदन होता है। और ये वाटर एवं कंक्रीट को अलग करने के लिए एक होता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन भी मैंने बता दिया है। सब्लिमेशन का होता है जैसे कपूर एवं बालू हो गया, तो इसमें जितना भी कपूर वाला रहेगा उससे वो हो जाएगा, ठीक। तब हम फिल्ट्रेशन में क्या होता था, फिल्ट्रेशन में किस प्रकार की विलयनों को अलग किया जाता था, बिस्मांगी, यानी बालू प्लस पानी को इस तरीके के फिल्ट्रेशन के माध्यम से अलग करते थे। अब देखते हैं कि आसवन विधि द्वारा। अब देखो आसवन क्या होता है कि जब मिश्रण के यौगिक के क्वथनांक बिंदु में अंतर हो। अब देखो मिश्रण का जो यौगिक होता है अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बना रहेगा, तो हर कंपाउंड का अपना क्वथनांक अलग होता है। जैसे पानी का जो होता है 100 होता है, तो क्या तेल का भी उतना ही होगा? नहीं। क्या मिट्टी का तेल का भी उतना होगा? नहीं। तो वही बोला है कि जब मिश्रण के यौगिक में ठीक क्वथन बिंदुओं में अंतर हो। अब देखो जैसे यहाँ पे पानी और शराब का, पानी का क्या है क्वथनांक पॉइंट अलग है और शराब का क्वथनांक पॉइंट अलग है। तो इस तरीके से जो मिला रहेगा उसको अलग करने के लिए या क्या कहते हैं सेपरेशन करने के लिए उसको कौन सी विधि यूज में लेते हैं? आसवन विधि। मेरी बात समझे ना, आसवन विधि कहाँ पे यूज की जाती है? जब यौगिकों के टेम्परेचर या क्वथनांक में भिन्नता देखी जाए। ठीक, अगर बहुत कम भिन्नता देखी जाएगी तो हम लोग अलग यूज करते हैं, ठीक है। बहुत कम तो उसके लिए प्रभाजी आसवन, लेकिन बहुत ज्यादा भिन्नता देखने को मिल जाएगी तो क्या यूज करेंगे? आसवन विधि। तो इतना समझ, आसवन कहाँ पे लगेगा? यानी किसी भी यौगिक के मिश्रण के यौगिक के हाँ क्वथन बिंदुओं में अंतर हो, तो कौन से? जैसे पानी प्लस तेल, पानी का क्या अपना बॉइलिंग पॉइंट अलग है और तेल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। अब बताओ जी, गरमा दोगे पानी उड़ जाएगा, तेल उड़ जाएगा? भाई जिसका क्वथन पॉइंट तो पानी उड़ जाएगा, रह जाएगा तेल। इसी तरीके से पानी की जिसका टेम्परेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो उड़ जाएगा, बाकी जो रहेगा वो बच जाएगा। जैसे इसमें पानी में इसमें क्या करेंगे, इसको बॉइलिंग करोगे तो ये वाला उड़ जाएगा और ये तेल रह जाएगा, तो सेपरेट हो जाएगा। देखो अगर बात करते हैं कि परफ्यूम का जो निर्माण होता है किस विधि द्वारा होता है? हाँ, आसवन विधि द्वारा ही परफ्यूम का निर्माण होता है। महक जो होती है परफ्यूम की, मैं जैसे भी यहाँ पे मैं सेंट मार लूँ तो तुम लोग पास तक जाएगा, वो किस विधि द्वारा जाएगा? विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा तुम लोगों तक पहुंचेगा। यानी आप लोग खाना वाना चिकन मसाला ये सब बनाते हो तो महक जो जाती है एक दूसरे तक किस विधि द्वारा? वायु में घुल के विसरण विधि द्वारा ही जाती है। ढेर सारा हो सकता है, यानी परफ्यूम का निर्माण किस विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा होता है। ठीक, अगला जो होता है वो प्रभाजी आसवन होता है। क्या होता है? प्रभाजी। ये भी सेम टू सेम है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, यानी बॉइलिंग, इसमें क्या होता है कि जब मिश्रण के यौगिक के क्वथन बिंदुओं में बहुत कम अंतर हो तब हम लोग क्या लगाते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा सेपरेट करते हैं। जैसे ये यूज होता है तेल शोधक कारखाना में। आप लोग बताओ कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा था? डिगबोई था। कौन सा? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई किस राज्य में है? असम में। अच्छा ये बताओ, जब तेल शोधक कारखाना होता है, भारत जो तेल लाता है वो बैरल में लाता है। कहते हैं इतने रुपए लीटर प्रति बैरल। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर। एक बैरल में कितना होता है? 159। देखो जब कोई भी पदार्थ खनिज जमीन से निकाला जाता है या कोई भी पेट्रोलियम खनिज से निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल ही निकाल लिए जमीन से, मिट्टी का तेल ही निकाल लिए, केरोसिन ही निकाल लिए या कोयला ही निकाल लिए, नहीं, उसके साथ में ढेर सारी अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज भी आती हैं। अब उन लोगों को अलग अलग करते हैं। देखो जैसे हम लोग पेट्रोलियम निकाले ना, तो पेट्रोलियम से ग्रीस निकल जाएगा। ग्रीस जानते हैं? ये लुब्रिकेंट का काम करता है, स्नेहक का काम करता है गाड़ी उड़ी में। अगला मोबिल भी उसी से निकल जाता है। पेट्रोलियम निकल ही करता है अपना। ठीक, देखो जेली जो वैसलीन तो एक कंपनी है जो जेली बनाने का काम करती है। ठीक, वैसलीन क्या है? कंपनी जो जेली बनाने का काम करती है। ये पूरा समझ में आएगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि विलियन का होता है ना। विलियन में क्या होता है कि हमने बताया कि जो विलियन होता है वो समांगी मिश्रण है। हमने बताया था हेक्टोजीनियस एवं होमोजीनियस। हेक्टोजीनियस का होता था तो उसके पार्टिकल अलग अलग रहते थे, यानी उसके गुण क्या होते थे? भिन्न भिन्न होते थे। लेकिन क्या कहते हैं कि जो होमोजीनियस होता था उसके गुण क्या होते थे? सेम हो जाते थे, मिल जाते थे।
तो वही, यानी विलयन कैसा है, एक समांगी मिश्रण है और कुछ नहीं है। जैसे पानी को आप चीनी में घोल दिए तो कैसा बन जाएगा, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। समांगी मिश्रण के विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस, तो होमोजीनियस हो गया ना, तो होमोजीनियस ही क्या कहला देगा, विलयन। यानी इसमें हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे। अब बताओ मिश्रण को अनुपात में मिलाते हैं कि वैसे ही मिला देते हैं? वैसे मिला देते किसी भी अनुपात में। क्या आप घर में चाय बनाते हो तो सबका अलग अलग अपनी रहती है, या चाय का ही देखो, चाय का सूत्र होता है, नहीं होता है? हवा का सूत्र होता है, नहीं होता है? पानी का सूत्र होता है, तो यौगिक है, ये समझना ना। अब देखो, देखेंगे कि सॉल्यूशन कंपोनेंट यानी सॉल्यूशन विलयन के कौन कौन से घटक होते हैं, विलयन के घटक, ठीक, विलयन के घटक। देखो विलयन जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होता है वो विलायक होता है। एक सोल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। जो घुलता है वो सोल्यूट होता है, जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट होता है। मेरी बात समझे, जैसे पानी और नमक लिए आप लोग, तो जाहिर सी बात है पानी की मात्रा ज़्यादा दोगे तो पानी क्या कहलाएगा, विलायक यानी सॉल्वेंट कहलाएगा। और नमक उसमें थोड़ा सा घोलोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ विलेय हो जाएगा। यानी जिसकी मात्रा कम होती है यानी कम हो वो क्या होगा, विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक हो वो क्या कहलाएगा, विलायक कहला देगा। देखो पानी एक यूनिवर्सल विलायक है, पानी क्या माना गया है, एक यूनिवर्सल विलायक है, पानी एक यूनिवर्सल। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो विलयन बनेगा कितने प्रकार से हो सकता है। आप अपने मन में सोचो, बस एकदम सोचो। आप अपने घर में क्या कहते हैं कि काम करोगे ना, तो मम्मी कभी कहेगी अरे एकदम पानी जो चाय बना एकदम पंचछुर बना दिए चाहिए, एकदम तनको मीठे नहीं, अरे कबो कबो चिल्लाएगी इतना मीठ पिएगी रे शुगर हो जाएगा ना। तो मेरी बात समझो, इसका मतलब किए क्या, आप पहला दिन तो आप उसमें कम घोले थे चीनी, और दूसरा दिन नन्ना ना होमो तो बोल दिए कि होड़ चिपकने लगा। तो आप देखो उसी के आधार पर तीन प्रकार का सॉल्यूशन होता है। कितना प्रकार का, तीन प्रकार का। एक होता है अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त, दूसरा होता है सेचुरेटेड संतृप्त, तीसरा होता है सुपर सेचुरेटेड यानी अति संतृप्त। देखो संतृप्त मतलब, तो असंतृप्त का मतलब होता है क्या कि देखिए जैसे अभी खाना खाए आप, आपकी खाने की क्षमता कितनी है, कितनी रोटी, मान लो आप 8 रोटी खा लोगे एक बार में, आप 2 रोटी खाए तो अभी और रोटी है जगह, अभी खाने की जगह है ना पेट में, तो आप कैसे हो, असंतृप्त हो, यानी तृप्त नहीं हो, यानी असंतृप्त हो, आपके भी खाने की क्षमता पेट में है ना। तो वो क्या करें, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अभी मात्रा घोली जा सके। आप सोचो कि एक बाल्टी पानी लो, उसमें 2 चुटकी क्या डाल दो, नमक डाल दो, यानी अभी घुलेगा, 2 चम्मच डाल दो यानी घुलेगा ना अभी। यानी ऐसा विलयन जिसमें अभी विलेय की मात्रा घोली जा सके वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त। अब देखो दूसरा होता है संतृप्त। कैसा होता है, संतृप्त। संतृप्त मतलब होता है कि आपके 4 रोटी खाने की क्षमता है, 4 रोटी खा लिया, हाँ भैया आप नहीं खाएंगे, ठीक, फुल हो गए, तो वो संतृप्त हो जाएगा कि अब आपकी इच्छा पूरी हो गई। मेरी बात समझे, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक की ऐसा विलयन जिसमें विलेय की उचित मात्रा घोली हो। जैसे आप चीनी लेते हो, चाय लेते हो ना, तो चाय में एक अमूमन फिक्स किया गया कि इतनी, अगर इससे ज़्यादा होगी तो कम अच्छा लगेगा, इससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अमूमन उतना डाल देता है, वो उसके लिए फिक्स होता है, मान लीजिए फिक्स होता है ना। इसी तरीके से ये होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की जिसमें विलेय की उचित मात्रा घोली हो, उसे क्या बोल देंगे, संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड विलयन। जैसे आप ही लोग सोचो कि 4 रोटी खाते, 4 रोटी खा ली भैया, चलो हाँ फिट हो गए, यानी उसमें नहीं। लेकिन कोई रिश्तेदार आ गया, कहे भैया हमारे साथ बैठ खाओ ना, तो उसके साथ बैठ के अब आप क्या कर रहे हो, अति कर रहे हो, यानी अति मतलब अब आप अपनी क्षमता से ज्यादा खा रहे हो, यानी क्या कर रहे हो कि सुपर सेचुरेटेड यानी अति संतृप्त। इसमें क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा घोल दो, लेकिन जब घोलते समय आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कुछ न कुछ बढ़ाना पड़ेगा। यानी आपको खिला रहा है रिश्तेदार तो प्रेशर ही तो दे रहा है, वैसे विलयन को भी प्रेशर देना पड़ेगा, भैया तुम्हारा पेट भर गया तब वो तुम खाओ। मेरी बात समझे ना, समझे। या मेले वेले में जाते हो, जो जलेबी वाला रहता है गुड़ घोल देता है, काहे लिए उसको करे, उस पर चढ़ाए, जो सीढ़ा बनाता है ना तो उसको आग पे चढ़ाता है, नहीं चढ़ाता, बस उतना ही घोल दे, लेकिन उसको सुपर सेचुरेटेड बना रहता है। अरे उसको क्या बोलते हैं, जो जलेबी को छान को उसमें बोलता है फिर निकालता है, रेड हो जाती है, रसी कहते हैं ना, जो भी कहते हैं अपना अपना, तो वो कैसा विलयन रहता है, सुपर सेचुरेटेड। आप क्या सोचो कि बस गुड़ को फोड़ के वैसे ही मिला दे, या रसगुल्ला बनाते हैं ना, तो सीढ़ा बनाते हैं ना, जो होता है चाशनी उसनी पता नहीं कौन कौन कहता है, तो उसमें बनाते हैं, तो उसको गर्म करके नहीं बनाते, चीनी वैसे ही घोल दो, काहे लिए हम लोग। इससे मतलब होता है कि पानी के अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्स को, इंट्रामोलिकुलर स्पेस को बढ़ाए
और उसके अंदर पानी को अधिकतम मात्रा में घुसोड़ दिए, तो अब इसको क्या कर दिया हम लोग, सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड समझ में आया ना, यानी किसी भी विलयन में आवश्यकता से ज्यादा विलय की मात्रा घोल देना ही क्या कहला देता है, अति संतृप्त। अब देखो हमने बताया कि क्या ये घुलना यानी ये तीनों जो है यानी संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त किसी पर निर्भर करता है क्या, हाँ निर्भर करता है। आप देखो, आप एक छोटा सा बर्तन लीजिएगा पानी का, पानी ठंडा, उसमें ठंडा पानी लो, उतना ही पानी, और उतना ही पानी गर्म लो, एक में चीनी घोलो और दूसरे में भी उतनी चीनी घोलो, देखो किसमें जल्दी घुल जाएगी चीनी, गर्म वाले में। इसका मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलयन में विलय घुलने की क्या कहते हैं, घुलने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर घटाओगे तो घुलने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना चीज समझ में आया। में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं उसके आधार पर विलयन के प्रकार देखे थे। अब देखना है कि क्या कहते हैं कि विलय कणों के आधार पर विलयन के प्रकार। विलय कणों के आधार पर पहला जो होता है वो होता है ट्रू विलयन यानी सत्य विलयन। विलयन कैसा होता है कि हमने बताया समांगी मिश्रण, और इसमें विलयन के प्रकार में जो होता है ट्रू विलयन वो भी कैसा ही है, समांगी यानी सब घुला मिला होगा। अब देखो इसका जो आकार होगा यानी इसमें ट्रू विलयन में विलय कणों का आकार, विलय मतलब समझ रहे हो ना, जो घुलेगा विलायक में उसका आकार किससे कम होना चाहिए, हाँ 10⁻⁻9 मीटर से कम, या एक माइक्रोन बोलेंगे, नैनो बोलते हैं, 10⁻⁻9 को क्या बोलते हैं, नैनो, ठीक है ना, और 10⁻12 को पीको, क्या बोलते हैं, पीको। आगे देखते हैं इसको। तो इसमें जो है ना विलय कणों का आकार किससे कम होना चाहिए, हाँ। अब देखो 10⁻⁻, अगर तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ कि 10⁻⁻9 छोटा है कि 10⁻6 छोटा है, कौन सा तुमको छोटा लग रहा है, हाँ 10⁻9 यानी माइनस में जो रहेगा वो बड़ा, जो बड़ा रहेगा वो छोटा होगा, ठीक। तो ये वाला छोटा आकार कण होगा कि ये वाला छोटा कण होगा, अगर मान ले वो बनाते थे, अगर मान लो मोटे मोटा ये इतना होगा, ये वाला इतना होगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा हो जाएगा। तो पानी में घोलोगे तो छोटे वाले के दिखने की संभावना है कि बड़े वाले के दिखने की संभावना है, बड़े वाले की ना। तो देखो जो भी पानी में दिख जाएगा, ठीक, वही टिंडल इफेक्ट कहला देगा। मेरी बात समझना, अभी मैं समझा रहा हूँ क्या बोला है, ये टिंडल प्रभाव को नहीं प्रदर्शित करता, समझो, यानी अगर जब इतना छोटा है पानी के पार्टिकल में दिखवाई नहीं करेगा। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सीधा मान लो, जैसे ये कोई हमारा कोई विलयन हो गया, इसमें विलयन घोला हुआ है ना, ठीक, अगर टॉर्च मारो उसमें पार्टिकल, विलय के पार्टिकल दिख जाए, बाहर से कांच से टॉर्च मारोगे ना, ये पूरा कांच का बना है, इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा है, ठीक है ना। अगर इसमें सब्सटेंस दिख गया ऐसे ये टॉर्च मारने पर दिख रहा है, वो टॉर्च जितने रास्ते में जाएगी, मान लो टॉर्च इतने रास्ते में जाएगी ना, टॉर्च का प्रकाश अगर इसमें दिख गया तो समझ जाओ ये टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित कर रहा है। नहीं समझे ना, समझ गए ना। कोई ग्लास लोगे पानी भरा हुआ, अगर उसमें विलय घोले हो और टॉर्च मारो बाहर से, अगर जिधर से टॉर्च का प्रकाश जा रहा है, लाइट का प्रकाश जा रहा है, उसके बीच में अगर एक भी पार्टिकल दिख गया तो समझ जाओ वो टिंडल इफेक्ट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं प्रदर्शित करता है। टॉर्च मारने पर इसके पार्टिकल दिख जाए उसके रास्ते में तो वो टिंडल के इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। अब ये इतना छोटा है इसका पार्टिकल, किसके रास्ते में दिखेगा ही नहीं, तो इसीलिए क्या होता है कि ये टिंडल इफेक्ट को नहीं प्रदर्शित करता। आप समझना है टिंडल इफेक्ट क्या होता है, मेरी बात समझिए। टिंडल इफेक्ट कुछ होता है दूसरा चीज, अभी मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे तरीके। देखिए अगर पानी और चीनी को घोल दे रहे हो तो चीनी का जो घोल है पानी में टॉर्च मारने पर आपको नहीं दिखेगा, शुद्ध चीनी होनी चाहिए प्लस, नहीं तो खराब चीनी डाल दोगे उसमें अशुद्धि रहेगी और वही गंदा कर देगी पानी को, कहोगे सर जी दिख तो रहा है। शुद्ध चीनी डालोगे तो यानी उसके पार्टिकल उसमें नहीं दिखने वाले, जैसे नमक को भी घोल दोगे तो उसमें नहीं दिखेगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे पानी प्लस ग्लूकोज, ये भी कैसा है, ट्रू विलयन ही है। कैसा विलयन, ट्रू विलयन पूरी तरीके से उसमें क्या होगा, डिजॉल्व हो गया। अब देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, थोड़ी देर के लिए समझना टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखो हम कक्षा 10 में या कक्षा 10th में आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पढ़े या नहीं पढ़े, पढ़े होगे ना। क्या होता है कि जब सूर्य से प्रकाश चलता है, मतलब देखो प्रकाश के रंगों में कितने रंग होता है, प्रकाश सॉरी 7 रंग होता है ना, ठीक। इसको वैजानी ऑफ नाला या विबग्योर से याद करते हैं, सब चीज़ बता दी हमको। जब सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय प्रकाश जो रेड होता, सूर्य होता है वो रेड ही क्यों दिखाई देता है, लाल ही क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोपहर के समय में पूरा श्वेत क्यों दिखाई देता है,
हाँ अभी सुनो मेरी बात को। सूरज क्यों दिखाई देता है और डूबते एवं उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। मेरी बात समझो, जो ये प्रकाश जब चलता है सूर्य से, कहोगे सर इसके टिंडल से कहाँ लेना लादना है, तो टिंडल से पहले इसको समझोगे तो टिंडल तुरंत हम समझा देंगे। मेरी बात समझो, जैसे यहाँ पे सूर्य है ना, ठीक, सूर्य है। अब ये अपनी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, ढेर सारे मंडल होते हैं ना। अब बताओ इसमें क्या होगा? क्षोभ मंडल में इन सभी में क्या होगा कि धूल धक्कड़, ये सब धूल कण हवा के पार्टिकल फैले होंगे ना चारों तरफ, फैले होंगे नहीं होंगे? फैले होंगे नहीं होंगे? ठीक। अब देखो जब यहाँ से प्रकाश चलता है ना, तो इनके धूल कणों से जाता है टकरा, जब टकरा जाएगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है स्लो। जब वेलोसिटी स्लो हो जाएगी यानी वेवलेंथ स्लो, मतलब वेवलेंथ, हर प्रकाश की वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसकी वेलोसिटी का जो स्लो, और जो सबसे धीमे चलता रहेगा प्रकाश वही समय फैल जाएगा। अब इसमें सबसे धीमे चलने वाला प्रकाश है बैगनी है और लाल रंग का। तो वैसे तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे पहले इसको रोमन ने व्यक्त किया था। किसने रोमन व्यक्त किया था? रोमन ने। ये सब बता चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ टिंडल इफेक्ट को समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ। जब प्रकाश चलेगा तो सिर्फ यहाँ पे कौन सा पहुँच पाएगा? रेड ही पहुँच पाएगा, क्योंकि रेड का वेवलेंथ हाई होता है। देख, इसका मतलब होता है कि ये फैल गया ना। किसके कारण फैला? प्रकाश के कारण, उस प्रकाश की प्रकृति का कारण फैलना। लेकिन किससे टकरा कर फैला भैया, उसको बताओ ना। हाँ, इसके जो वायु के कण हैं, धूल के कण हैं, ये सब चीजें ना। अब टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि टिंडल इफेक्ट में यहाँ पे देखो, टिंडल पर किसी बिलियन में विलय के कणों के द्वारा प्रकाश किरणों का फैल जाना, वही क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट। अब थोड़ी देर के लिए इस चित्र को देखो। ये मान लो कोई हमारा ये हो गया, ठीक, कोई बिलियन हो गया। हाँ, अब कोई, अब इधर से टार्च डालोगे ना, तो इधर से टार्च उतनी बढ़िया से नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि टकरा कर इसके द्वारा प्रकाश इसी ग्लास में पूरा फैल जाएगा। उसी को क्या बोल देंगे? टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। नहीं समझ आया? समझ में आया ना? अगर ये ट्रू बिलियन रहेगा, सत्य बिलियन, तो प्रकाश इधर से उधर तो आर पार हो जाएगा। लेकिन ये सत्य बिलियन नहीं रहा, ठीक, यानी सत्य बिलियन मतलब निलंबन रहा, ठीक है ना। तो इसी में जब डालोगे तो क्या कहते हैं कि इसके प्रकाश के कण टकरा कर प्रकाश इसी ग्लास में पूरा फैल जाएगा, अन्यथा आर पार निकल जाएगा। अब देखो टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया। अब ब्राउनी गति बताते हैं क्या होता है, ठीक है ना। ब्राउनी गति, जब इधर से इफेक्ट, जब इधर से डालोगे प्रकाश ना, तो इसके जो पार्टिकल है टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहेंगे, टेढ़े मेढ़े, उन्हीं के पार्टिकल को, उन्हीं के कणों की गति को ही यानी क्या कहते हैं, विलय के कणों के गति के, यानी किसी बिलियन में विलय के कणों के गति को ही क्या बोल देते हैं? ब्राउनी। अच्छा, विलय के कण जो है टेढ़ा मेढ़ा तरीके से गति करेगा, यानी उसी टेढ़े मेढ़े गति को। अब बताओ ब्राउनी गति, टिंडल इफेक्ट समझ में आया नहीं? पहले ही बताओ, इतना चीज हो गया ना। अब देखो, और इसके आधार पर पहला होगा ट्रू विलियन के आधार पर, और दूसरा होता है सब्सटेंस के आधार पर, यानी निलंबन के आधार पर भी विलियन को बांटा गया है। अच्छा, ये कैसा होता है सस्पेंस? ये विषमांगी होता है। कैसा होता है? विषमांगी, यानी हेट्रोजीनियस होता है। इसमें क्या होता है? 1 माइक्रोन से बड़ा होता है, और जब बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित करेगा। यानी ये टिंडल इफेक्ट को करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे पानी में अगर मिट्टी घोल दिए तो उसके कण दिखाई देगा, टार्च मार लोगे तो उधर नहीं जाने देगा पूरा, ठीक। ऐसे आटा समझते हो ना, आटा, ठीक, ये सभी चीज। और तीसरा जो होता है कोलाइडी सॉल्यूशन के आधार पर भी क्या होता है कि विलियन को बांटा गया है। अब देखो, ये कोलाइडी विलियन का होता है, ये दिखने में तो समांगी होते हैं। कैसे होते हैं? दिखने में समांगी, परंतु वो कैसे हो जाते हैं? परंतु होते विषमांगी हैं। दिखने में समांगी होंगे लेकिन होते कैसे? विषमांगी। जैसे अभी कुछ देर के लिए उसको छोड़ दोगे तो बैठ जाएगा, फिर हिलाओगे फिर विषमांगी बन जाएगा। मेरी बात समझे ना? समझे? यानी दिखने में क्या हो जाता है कि समांगी होता है, लेकिन होता विषमांगी है। इसका जो होता है 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर, यानी 1 माइक्रोन से लेकर 1 नैनो माइक्रोन तक होता है, नहीं या नैनोमीटर से, यानी 1 माइक्रोमीटर से लेकर कहाँ तक का? 1 नैनोमीटर से, यानी 10⁻⁹ मीटर से लेकर के 10⁻⁻⁶ मीटर तक क्या होता है? हाँ, कोलाइडी विलियन होता है, ठीक ना। अब देखो, ये भी टिंडल इफेक्ट को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अब बताओ द्रव्य हम पूरा पढ़ा दिए, ठीक है ना। द्रव्य बताए, द्रव्य कई प्रकार का होता है। ठोस के उसका फिजिकल के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था बता दी, फिजिकल उसकी द्रव्य की अवस्था बताए, ठोस, द्रव, गैस, फिर तत्व बताए, यौगिक बताए, विलयन बताए, मिश्रण बताए, ये सभी चीज हो गया ना। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अम्ल, क्षार, लवण, ठीक।